Hello students, in this lecture we are going to discuss, last lecture we had discussed RC circuit. In this we are going to discuss RL circuit, okay, okay, RL circuit. So resistor and inductor, alright. So resistor and inductor in series हम लोग अभी discuss करने वाले हैं, we are going to discuss that, okay. So let us start. So we are going to take a resistor and an inductor in series, and we are going to connect it to a DC, not DC, AC source. Okay, we're going to connect it to a AC source. This is R, this is L. Okay, so this is an AC circuit, circuit containing AC circuit containing a resistor and an inductor. This is an AC circuit containing resistor and inductor, and we have this EMF source here, that is E is equal to E naught sin omega t. Okay, ठीक है. So let us assume that यहाँ पे एक current I flow कर रहा है. Let us assume that a current I is flowing here. Okay, तो अब यहाँ पे जो है रजिस्टर में क्या होगा, रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम ER कह देते हैं, और इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हम लोग EL कह देते हैं. लेट अस कॉल इट एज EL. ओके, ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको पता है कि रजिस्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ होता है और जो करंट होता है उन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं इस तरह से कि ये जो है करंट जो है यहाँ पे, ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे अगर हम लोग रजिस्टर के अक्रॉस दिखाएंगे तो रजिस्टर के अक्रॉस जो है इस तरह से होगा, राइट. करंट इस तरह से होगा आई, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होगा ई आर. ठीक है, क्योंकि फेज डिफरेंस जो है वो क्या है, फेज डिफरेंस जो है वो जीरो है, देयर इज नो फेज डिफरेंस. ठीक है, तो ये हो गया अपना रेजिस्टर. ओके, अब जो अपना इंडक्टर है, तो इंडक्टर जो होता है वो लैगिंग सर्किट होता है, राइट. इंडक्टर क्या होता है, लैगिंग सर्किट. इंडक्टर में जो करंट है, करंट लैग करता है. ठीक है, तो अगर आपने करंट ऐसा बनाया, इस तरह से बनाया करंट, ठीक है, अगर आपने इस तरह से करंट बनाया है तो ईएमएफ कैसा बनेगा, तो जो ईएमएफ है वो होगा आगे, जो करंट लैग कर रहा है, करंट इज लैगिंग. ठीक है, ओके. तो जो इंडक्टर का जो सर्किट होता है उसको हम लोग लैगिंग सर्किट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें करंट लैग करता है. तो ये वाला करंट है, हॉरिजॉन्टल पे हमने करंट ले लिया है, तो वर्टिकल पे क्या आएगा, वर्टिकल पे ईएल आ जाएगा. ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ है वो आ जाएगा ईएल. ऑलराइट, ठीक है, ओके. तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे ये जो दो आपको दिख रहे हैं ये फेजर डायग्राम, इनको हम लोग सुपर इम्पोज करने वाले हैं. टू सुपर इम्पोज दिस टू डायग्राम्स. ओके, सो लेट अस सुपर इम्पोज देम. जब हम उनको सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि जो करंट है, करंट दोनों के केस में किधर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे. ठीक है, करंट जो है वो दोनों केस में किधर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे. और जो ईएमएफ है, तो एक का ईएमएफ हॉरिजॉन्टल लाइन पे और एक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो वर्टिकल लाइन पे. ठीक है, ओके. सो लेट अस शो दैट. तो यहाँ पे करंट दोनों के लिए किधर है, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिया है, और जो ईएमएफ है यानी ई आर, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर है वो वर्टिकल लाइन पे है. ठीक है, तो इस तरह से है ये. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे. रिजल्टेंट ईएमएफ, तो जो रिजल्टेंट ईएमएफ है वो कैसा होगा, तो रिजल्टेंट ईएमएफ जो है वो ऐसा होगा, राइट. आप यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, बिकॉज ये दोनों हम लोग फेजर की तरह ट्रीट कर रहे हैं. तो फेजर्स को कैसे ऐड किया जाता है, फेजर्स को वेक्टर्स की तरह ऐड किया जाता है. ठीक है, फेजर्स जो है, फेजर्स को कैसे ऐड किया जाता है, वेक्टर की तरह ऐड किया जाता है. ठीक है, तो ये हमने इसको ऐड किया, ये होगा रिजल्टेंट ईएमएफ, और ये होगा फाई. फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड ईएमएफ. ठीक है, तो यहाँ से जो नेट ईएमएफ आएगा, वो नेट ईएमएफ अगर आपने EL प्लस ER लिखा तो वो गलत हो जाएगा. आपने क्या किया,
अगर आप लोगों ने यहाँ पे ईएमएफ को अगर लिखा EL प्लस ER यानी DC की तरह ऐड किया तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन दिस चैप्टर, राइट, AC चैप्टर। तो जो EMF होगा वो क्या होगा, वो होगा EL, एक वेक्टर्स की तरह आपको यूज करना है। तो यहाँ पे दो वेक्टर है, एक EL और एक ER, या दो फेजर है, तो ये होगा आपका नेट EMF। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें ध्यान में रखना है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग एक बॉक्स में डाल देते हैं यहाँ, राइट। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। EMF है वो क्या होगा, अंडर रूट EL स्क्वायर प्लस ER स्क्वायर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट कि E जो है, E क्या होगा। ये जो E आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, E होगा IZ। ठीक है, I क्या है, I इज द करंट, Z इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो Z क्या है, Z इज द इम्पीडेंस। Z जो है वो क्या है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ओके ओके, EL क्या होगा, तो जो EL है, EL हो जाएगा IXL। EL क्या होगा, EL विल बी IXL। ठीक है, और ER क्या होगा, ER जो है वो होगा IR। हम लोग अब ये तीनों वैल्यूज IZ, IXL और IR जो है, ये हम लोग इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो यूजिंग these values using these values in equation number 1, हम E की जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे IZ, और EL की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे IXL स्क्वायर, यानी I स्क्वायर XL स्क्वायर, और ER की जगह हम क्या लिखेंगे, IR का होल स्क्वायर, यानी I स्क्वायर R स्क्वायर। अब I कॉमन ले लीजिए तो I कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, और आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या मिल जाएगा, देखो I कैंसिल हो गया, यहाँ से कुछ Z मिल जाएगा, इम्पीडेंस मिल जाएगा अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये आ गया आपका इम्पीडेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला यानी Z का फॉर्मूला आ गया, और आपको EMF का फॉर्मूला भी मिल गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों ने फेजर डायग्राम से सॉल्व किया है। ठीक है, वी हैव सॉल्व्ड दिस यूजिंग फेजर डायग्राम। ओके, सो दैट कॉन्सेप्ट मस्ट बी वेरी क्लियर। तो ये जो है कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल के बारे में। ऑलराइट, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि ये EMF, ये जो साइड है ये ER है, ये वाला, और ये जो साइड है ये EL है। ठीक है, तो E की जगह पे क्या लिखा हमने, तो मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ, आई ड्रॉ इट वंस अगेन। ठीक है, देखिए आप, तो यहाँ पे इस तरह से हो गया है कि ये एक साइड है, ये एक साइड है, और ये एक साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये E है, ये ER है, और ये जो आप देख रहे हो ये है EL। तो ER क्या है, ER है IZ, EL क्या है, वो है IXL, और ER क्या है, ER है IR। ठीक है, और ये एंगल क्या है, ये एंगल फाई है। ओके, तो यहाँ से अगर हमने I का फैक्टर हटा दिया तो हम क्या बना सकते हैं, हम इम्पीडेंस ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड में एक I का फैक्टर है, तो वो I का फैक्टर हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा इम्पीडेंस ट्रायंगल। ओके, तो वो इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसा मिलेगा, वो भी एक ऐसा ही ट्रायंगल होगा एग्जैक्टली इस तरह से। ठीक है, जिसमें कि ये जो साइड है ये होगा Z यानी इम्पीडेंस, ये होगा XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये होगा रेजिस्टेंस, और ये जो एंगल है ये है फाई। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे Z क्या है, Z इम्पीडेंस है, Z इज द इम्पीडेंस, राइट। और R क्या है, R इज द रेजिस्टेंस, और XL क्या है, XL XL is inductive reactance। XL क्या है, XL is the inductive reactance। ओके, तो अगर आपको ये फाई फाइंड आउट करना है, फाई विच इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द EMF एंड द करंट। करंट हमने किधर लिया, करंट हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया, ये करंट है और ये EMF का फेजर है। ठीक है, नेट EMF का, इनके बीच का जो एंगल है फाई, तो फाई निकाल सकते हैं आप कैसे, तो tan फाई क्या होगा, तो tan फाई हो जाएगा, यहाँ से आप लिखोगे अपोजिट बाय एडिशन, यानी XL बाई R। क्या हो जाएगा, XL बाई R, ये हो जाएगा tan फाई।
ऑलराइट, ओके। तो यहाँ से फाई मिल गया आपको, फाई कितना मिल गया, tan इनवर्स ऑफ एक्सएल बाई आर, ओके। आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से करोगे तो आई और आई कैंसिल हो जाएगा, आंसर वही आएगा। और आपने वहां से किया तो वो होगा आई एक्सएल बाई आई आर, राइट। ईएमएफ के डायग्राम से किया तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो ये फाई क्या है, तो यहाँ पे ये जो फाई है, ये फाई बेसिकली क्या है, फेज डिफरेंस। व्हाट इज फाई? Phi is the phase difference. Phi is the phase difference between the net EMF and the current flowing in the circuit. ठीक है? So between the net EMF and the current flowing in the circuit. तो E क्या है? E is the net EMF or it is the resultant EMF. ठीक है? Resultant EMF. और I क्या है? I is the current flowing in the circuit. I क्या है? I is the current flowing in the circuit, is the current flowing in the circuit, okay, is the current flowing in the circuit. So यहाँ से आप देखा, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो करंट है और ईएमएफ है दोनों में एक फेज डिफरेंस है, दोनों में क्या है, दोनों में एक फेज डिफरेंस है, देयर इज अ फेज डिफरेंस। सो ईएमएफ इस बार लीड कर रहा है, ईएमएफ इज लीडिंग एंड करंट इज लैगिंग। तो ये जो है दिस इज बेसिकली लैगिंग सर्किट, राइट। ये क्या है, लैगिंग सर्किट है। जब भी करंट लैग करता है उसको हम लोग लैगिंग सर्किट कहते हैं, वी कॉल इट एज अ लैगिंग सर्किट, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर ईएमएफ का इक्वेशन आपने लिया है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट का इक्वेशन क्या होगा, करंट का इक्वेशन होगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, और करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट यहाँ पे लैग कर रहा है ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आई नॉट का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइव। फाइव का वैल्यू तो यहाँ पे है हमारे पास, आई नॉट का वैल्यू क्या होगा, आई नॉट का जो वैल्यू है वो हो जाएगा ई नॉट बाई जेड, जेड यानी इम्पीडेंस, ठीक है। तो वो हो जाएगा यहाँ से ई नॉट, और जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू है अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो गया आई नॉट का वैल्यू, और फाइव का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्सएल बाई आर। तो ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे डाल डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें करंट का एक्चुअल इक्वेशन मिल जाएगा, ओके। तो देखिए आपको ईएमएफ क्या मिला, ईएमएफ मिला ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन क्या मिलेगा, करंट का इक्वेशन मिलेगा ई नॉट बाई जेड, जेड का मतलब अंडर रूट ये ई नॉट है, दिस इज ई नॉट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये होगा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, फाइव का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ एक्सएल बाई आर। तो माइनस फाइव क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट लैग कर रहा है, ठीक है। द करंट इज लैगिंग, व्हाट इज हैपनिंग, द करंट is lagging behind, the current is lagging behind by an angle phi, by an angle phi। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है फेजर डायग्राम से सॉल्व किया है, ठीक है, और ये इक्वेशंस हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे वी आर गोइंग टू टेक सम एग्जांपल्स, ठीक है, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट, ओके। So I'll give you the first example here. So students, let us take an example here. A 9 by 100 pi Henry inductor and a 12 ohm resistance are connected in series to a 225 volt 50 hertz. So first let us draw this diagram. Okay, first we'll draw this diagram. तो यहाँ पे एक इंडक्टर इस तरह से लिया गया है और एक रेजिस्टर, ठीक है, इंडक्टर रेजिस्टर इस तरह से लिया गया है और उनको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है, कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, राइट, कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स जिसका यहाँ पे ईएमएफ यानी आरएमएस वैल्यू जो है, ये आरएमएस आपको दिया गया है। ये मैंने बताया था आपको, जब भी स्पेसिफिकेशन दिया रहता है वो ईआरएमएस वैल्यू दिया रहता है। तो ईआरएमएस दिया गया आपको 225 वोल्ट, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है 50 हर्ट्ज, ओके, इसका जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो एल का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, इंडक्टेंस हम लोग को दिया गया है यहाँ पे 9 बाई 100 पाई हेनरी, और रेजिस्टेंस दिया गया है 12 ओम, ओके। तो यहाँ पे ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन दिया गया और पूछा गया है, राइट, पूछा गया है कि कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट एंड द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द सोर्स वोल्टेज, ठीक है, ये पूछा गया है। तो
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पे राइट, हमें जो करंट पूछा गया है, तो करंट इन द सर्किट मतलब हमें IRMS वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो IRMS, तो IRMS करंट होगा क्या, IRMS करंट होगा ERMS रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज डिवाइड बाय इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो Z इज द इम्पीडेंस, क्योंकि आपको ओवरऑल करंट निकालना है, तो आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो Z क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था, Z जो है वो है बेसिकली एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एक्सएल क्या होगा, तो पहले एक्सएल निकाल लीजिए। तो एक्सएल जो होता है वो होता है ओमेगा एल। एक्सएल क्या होता है, तो हमने डिस्कस किया था इंडक्टर में, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ एल, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग पहले एक्सएल निकाल लेंगे, और एक्सएल और आर का जो वैल्यू है इस इक्वेशन में हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो हमें एक्सएल कितना मिल जाएगा, 2 है इंटू पाई है इंटू एफ, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज, और इंडक्टेंस कितना है, इंडक्टेंस है 9/100 पाई। तो ये ऊपर का 100 पाई और नीचे का 100 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, और एक्सएल जो है आपके पास आ जाएगा 9 ओम, ठीक है, राइट। क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों का जो यूनिट है वो ओम आएगा, क्योंकि दोनों के डायमेंशन रेजिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से आप Z निकाल सकते हो, ठीक है। तो Z मतलब क्या है, एक्सएल स्क्वायर, तो एक्सएल की जगह 9 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है 12, तो उसकी जगह 12 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो जो यहाँ से आपको Z का वैल्यू मिल जाएगा, राइट, Z का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ से 15 ओम, कितना मिल जाएगा, 15 ओम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको Z का वैल्यू मिल जाता है 15 ओम, तो वो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग Z इज इक्वल टू 15 ओम, ठीक है, ये मिल गया। ERMS कितना है अपने पास, ERMS है 225 वोल्ट, ERMS कितना है 225 वोल्ट, तो करंट कितना आएगा, तो करंट जो है वो आ जाएगा 225 वोल्ट डिवाइड बाई 15 ओम, ठीक है, यानी ये आ गया 15 एम्पियर, ठीक है। तो ये IRMS करंट का वैल्यू आपको मिल गया, तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब पूछा गया है फाइंड द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे फेज एंगल फाइंड आउट करना है, तो फेज एंगल फाइंड आउट करना है, तो पहले आप देखो कि ये जो है राइट, ये डायग्राम कैसा बनेगा, मैं आप फॉर्मूला याद कर लोगे वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसे कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम क्या लेने वाले हैं, करंट लेने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या आएगा, ER आएगा, और इंडक्टर में करंट लैग करता है, तो EMF कहाँ होगा, EMF आगे होगा, तो ये हो गया EL, ठीक है। तो अब आप जब ये डायग्राम बनाओगे तो आपके लिए हर बार अच्छा रहेगा। तो ये है नेट EMF और ये है फेज डिफरेंस, आप खुद ही समझ जाओगे फेज क्या, ये tan फाई क्या आने वाला है, tan फाई आने वाला है EL/ER, ठीक है। तो EL का मतलब IXL, और ये है IR, यहाँ पे EMF क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो फाई का वैल्यू। तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ XL/R, ठीक है। तो आप लिख दीजिए फाई हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ XL/R, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अपने पास जो है एक्सएल का वैल्यू है, एक्सएल का वैल्यू 9 है, 9, आर का वैल्यू कितना है 12, तो ये tan इनवर्स ऑफ क्या हो गया 3/4, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 3/4, इसका मतलब क्या है 37 डिग्री, राइट। तो इसका मतलब ये है कि EMF इज यू नो द करंट विल लैग द अप्लाइड वोल्टेज बाय 37 डिग्री, ठीक है, द करंट विल लैग, करंट जो है वो 37 डिग्री से लैग करेगा, ओके। तो ये था एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा, you must have understood this concept very clearly, okay. So let us take, okay, so student, let us take now this example when an inductor coil is connected to an ideal battery of EMF 10 volt। तो यहाँ पे बात हो रही है एक इंडक्टर कॉइल की। तो जो इंडक्टर है राइट, उसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसके बारे में यहाँ बताया नहीं गया, लेकिन हम लोग सोच सकते हैं। तो एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर, ठीक है। तो ये जो है दिस इज बीन कनेक्टेड टू एन आइडियल बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट, मतलब एक डीसी सोर्स से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में कंपैरिजन होने वाला है डीसी सोर्स और एसी सोर्स का। तो यहाँ पे एक 10 वोल्ट का बैटरी ये लगाया गया, इंडक्टर है, रेजिस्टर है, और यहाँ बताया जा रहा है कि जो करंट है राइट, जो करंट है एक 2.5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है, कितना 2.5 एम्पियर का कांस्टेंट करंट। तो डीसी सोर्स होगा तो करंट भी कांस्टेंट होगा, राइट। अगर EMF कांस्टेंट है तो करंट कांस्टेंट होगा,
तो पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे आपको पता है कि इन स्टेडी स्टेट इंडक्टर जो है, इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, राइट। ओके, तो ये स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका है। तो इन स्टेडी स्टेट ये डीसी सर्किट है, दिस इज एलआर डीसी सर्किट, दिस इज नॉट एसी सर्किट, दिस इज डीसी सर्किट। तो इन स्टेडी स्टेट क्या होगा, इन स्टेडी स्टेट द इंडक्टर behaves like a conductor, the inductor behaves like a conductor, है कि नहीं, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए अपोज करता है लेकिन फिर धीरे धीरे करंट का वैल्यू बढ़ते जाता है, ग्रोथ ऑफ करंट, राइट। आपको याद होगा I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ, ये हमने डिस्कस किया था। तो within few time constant, within few milliseconds the current will increase to its maximum value and the current will become constant, राइट। तो इंडक्टर फिर उसको अपोज नहीं करता, इंडक्टर बिहेव लाइक अ कंडक्टर। तो ये सर्किट बेसिकली कैसा हो जाएगा, इंडक्टर जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर। फिर से आपको मैं बोलता हूँ दिस इज द डीसी सर्किट नॉट द एसी सर्किट, ठीक है। ये जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इट इज टॉकिंग अबाउट द डीसी पार्ट, इट इज टॉकिंग अबाउट द सर्किट बीइंग कनेक्टेड टू अ डायरेक्ट EMF source, that is a DC source, alright. So 10 volt, तो ये this will behave like a conductor and this will behave, this is a resistor, ठीक है। तो अब ये सर्किट हो गया। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे ध्यान से, जो करंट है, तो करंट क्या होगा, तो करंट हो जाएगा EMF बाई रेजिस्टेंस। करंट क्या हो जाएगा, करंट विल बी EMF बाई रेजिस्टेंस। तो EMF बाई सिर्फ रेजिस्टेंस आएगा, राइट, इंडक्टर का कोई रोल नहीं आएगा। तो इंडक्टर इज नाउ बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर। तो करंट कितना दिया गया है 2.5, ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट, और यहाँ से आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 10 बाई 2.5 यानी 4 ओम, यानी इस इंडक्टर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है 4 ओम। ये रेजिस्टेंस क्या है, दिस इज द इंटरनल, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस और द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर या रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर कह लीजिए, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज देखा कि हमें यहाँ से आर मिल गया। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हेन द सेम इंडक्टर कॉइल इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। अब इसी इंडक्टर कॉइल को, तो अगर ये इंडक्टर कॉइल आप लोगे तो इसका मतलब यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस भी आप लोगे, राइट, यू आल्सो कंसीडर द रेजिस्टेंस। तो ये इंडक्टर और ये रेजिस्टेंस, क्योंकि वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है तो वो तो आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा, इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। अब इसको यहाँ एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, राइट, जिसका ईएमएफ, ठीक है, जिसका जो ईआरएमएस वैल्यू है वो ईआरएमएस वैल्यू दिया गया है 10 वोल्ट और उसका फ्रीक्वेंसी दिया गया है 50 हर्ट्ज, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पूछा गया है देन द करंट इज 2 एम्पियर। तब जो करंट है, करंट मतलब कौन सा करंट, आईआरएमएस वैल्यू वो बता रहे हैं वो कितना है, वो 2 एम्पियर। पूछा गया फाइंड आउट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो जो करंट है, करंट क्या होता है, करंट होता है ईएमएफ बाई इम्पीडेंस यानी ई बाई जेड, और यहाँ पे z कितना होगा, z होगा अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें i पता है, हमें यहाँ पे e पता है, हमें r भी पता है, r यहाँ से हमने फाइंड आउट किया है, r का वैल्यू जो है वो 4 ओम है, ठीक है, r का वैल्यू। तो ये सब हमें पता है, बस हमें एक्सएल का यहाँ से वैल्यू डाल के एक्सएल फाइंड आउट करना है, यानी हमें वहां से l फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, राइट। तो पहले हमने डीसी सर्किट को यूज करके रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट किया, और उसको अब हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं एसी सर्किट में, ठीक है। तो एसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वहां पे हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, तो लेट अस यूज इट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर, 2 डाल दीजिए। ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू 10 वोल्ट है, 10 डाल दीजिए। और जो एक्सएल आप देख रहे हो, एक्सएल मतलब क्या है, एक्सएल ओमेगा एल है, एक्सएल जो है वो बेसिकली ओमेगा एल है। ओमेगा क्या है, ओमेगा है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ एल हो जाएगा। तो आपने वो चीज यहाँ पे डाल दी 2 पाई एफ एल, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। आर कितना है, आर का वैल्यू है यहाँ पे 4 ओम, तो 4 का स्क्वायर यानी 16, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज यहाँ पे डालकर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 2 5 10 हो गया। अब तो कैलकुलेशन है, इसको इधर ले जाइए, स्क्वायर कर लीजिए, तो 2 पाई एफ एल का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी 25, ठीक है। 16 माइनस 25 माइनस 16 कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो 2 पाई एफ कितना है, एफ का वैल्यू है 50
और ये है L। तो 2 पाई 50L यानी 100 पाई L का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको आगे, यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, यू विल गेट, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 2 पाई FL यानी 100 पाई, सो 100 पाई L का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। आप स्क्वायर रूट ले लो, तो ये आ जाएगा 100 पाई L इज इक्वल टू 3। ठीक है, और L का वैल्यू आ जाएगा 3/100 पाई हेनरी। तो ये सवाल यहाँ पे सॉल्व हो, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। ओके, so let us take this next example, the last example for this lecture. A bulb is rated at 100 volt 100 watt. It can be treated as a resistor. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक बल्ब के बारे में बात की जा रही है, तो जो बल्ब है, ठीक है, तो बताया जा रहा है कि जो बल्ब है, तो ये जो बल्ब है इसका रेटिंग दिया गया है, यानी ये 100 वोल्ट मैक्सिमम जो है ये वोल्टेज झेल सकता है, और जो ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर सकता है वो है 100 वाट। ये इसके स्पेसिफिकेशन दिए गए। तो यहाँ से हम लोग इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पेसिफिकेशंस को यूज करके हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो पावर है वो क्या होता है, पावर होता है V²/R, ये फॉर्मूला। तो हमें पावर पता है, V पता, तो हम R निकाल सकते हैं इसका, हमने R निकाल लिया V²/P से। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, और P मतलब 100। तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिल गया, रेजिस्टेंस कितना मिल गया, 100 ओम। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस मिल गया यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे ये स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है इसको हमने यूज किया, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ रजिस्टर, बट वो रजिस्टर का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, you'll have to find out the value of that resistance, तो वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे राइट, अब आपको पूछा गया है इसमें कि find out the inductance of an inductor, find out the inductance of an inductor that should be connected in series with the bulb। ठीक है, तो अगर बल्ब को आप एक रेजिस्टर मान लो, तो वो पूछ रहा है कि इसके साथ एक इंडक्टर, ठीक है, ये रेजिस्टर तो अब समझ में आ गया 100 ओम है, यानी बल्ब है बेसिकली, ये जो है ये बल्ब है। इस बल्ब के साथ इंडक्टर, इंडक्टर मतलब कौन सा इंडक्टर आप कनेक्ट करोगे, सो दैट यू नो दैट, ठीक है, सो दैट इट विल ऑपरेट एट इट्स रेटेड पावर। इसका रेटेड पावर कितना है, इसका रेटेड पावर कितना है, 100 वाट, ताकि 100 वाट पे ये बल्ब ऑपरेट करे। ठीक है, व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, और ये अभी क्या किया गया यहाँ पे, एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है, जिसका ERMS जो वैल्यू है वो है 200 वोल्ट, ERMS वैल्यू 200 वोल्ट है, और जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज। ओके, ये चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे फॉर द बल्ब टू बी ऑपरेटेड एट इट्स रेटेड वैल्यू, तो आप देखो यहाँ पे पावर इज इक्वल टू VI। ठीक है, पावर कितना है बल्ब का, 100। ओके, और पोटेंशियल कितना है उसके अक्रॉस, 100। तो करंट वो कितना झेल सकता है, करंट वो झेल सकता है 1 एम्पियर। तो इस सर्किट में जो करंट का वैल्यू है, यानी करंट जो है IRMS जो वैल्यू है वो 1 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम 1 एम्पियर होना चाहिए, यानी ERMS डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस जो है उसका वैल्यू 1 आना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 ERMS का वैल्यू कितना है, 200 है, और Z यानी इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस क्या होगा, वो होगा XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इसको आपको सॉल्व करना, तो इसको तो आप सॉल्व कर लोगे क्योंकि अभी मैंने लास्ट एग्जांपल में भी इसको सॉल्व किया था, राइट, इसी तरह जो है एक इक्वेशन बना था, तो उसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई एक्सएल का वैल्यू क्या है, एक्सएल का वैल्यू है 2 पाई FL। ठीक है, तो अपने को F पता है, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, तो 2 पाई F हो जाएगा 100 पाई, तो 100 पाई L, तो ये हो जाएगा 100 पाई L का होल स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो आया 100 ओम, तो वो हो जाएगा 100 का स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट। तो इसको आपको सॉल्व करके L निकालना है। तो यहाँ से L का जो वैल्यू है, L का वैल्यू निकल के आ जाएगा 4.84, अच्छा एक मिनट, वो आ जाएगा √3/पाई हेनरी, √3/पाई हेनरी। ओके, चलिए, तो वी हैव कंप्लीटेड टुडे LR circuit, an AC circuit containing a resistor and an inductor. In the next video we will discuss LCR series circuit. Okay, hey,
बाय स्टूडेंट्स।